गुड मॉर्निंग स्टूडेंट मैं आज आपके लिए डीसी मोटर से कुछ ऑब्जेक्ट क्वेश्चन ले आया हूँ। तो दोस्तों इनको समझते हैं कैसे इनको सॉल्व करेंगे। डीसी मोटर के बारे में कुछ जानकारी भी आपको मिलती रहेगी, तो उसको नोट करते रहें कि क्या क्या होता है। तो ऑप्शनों के थ्रू हम इसको समझेंगे तो ज़्यादा हमें ईजिली समझ पाएंगे डीसी मोटर को। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि डीसी मोटर में प्रेरित होने वाला विद्युत वाहक बल आरोपी विद्युत वाहक बल के तो जो होता है वो क्या होता है, कह रहा है सहायक होता है कि विरोधी होता है। तो सहायक या विरोधी जो हमारा ईएमएफ जो बैक ईएमएफ जो उत्पन्न होता है डीसी मोटर में, तो वो जो हम उसको देते हैं जो वोल्टेज, तो उसके वो विरोधी होता है। तो विरोधी होता है तो बी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है कि डीसी मोटर में आर्मेचर ड्रम को लैमिनेटेड बनाने के लिए मतलब क्यों बनाया जाता है लेमिनेटेड, तो जो आर्मेचर को हम लेमिनेटेड इस बनाते हैं, उसके पत्तियों को लेमिनेटेड इसलिए करते हैं कि एडी करंट लॉस को हम कम कर सकें। यदि वो सिलिकॉन स्टील की बात करता मिलाते हैं तो हम उसको हिस्टोरेसिस बोलते हैं। ये उसने लेमिनेटेड की बात करी है तो ये होगा एडी करंट क्षति को हम कम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी मोटर या जनरेटर में डमी कॉइल प्रयोग करने का उद्देश्य क्या होता है। डमी कॉइल मतलब जो उसके बीच में जो कंपेंसेटिंग वाइंडिंग है उसको हम क्यों यूज करते हैं, तो उसको यूज की इसलिए करते हैं कि आर्मेचर में जो प्रतिक्रिया है जो उसमें तो विचुम्बकन होना और उसके प्रोसेस को कम करने के लिए होता है। तो इसमें है आर्मेचर में यांत्रिकी संतुलन बनाए रखने के लिए, और वो जो विचुम्बकन उत्पन्न होता है वो लोड के कारण होता है। तो उस संतुलन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें डमी कॉइल का यूज करते। तो इसका सी नंबर का आंसर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है डी चौथा नंबर, डीसी मोटर की घूर्णन दिशा अर्थात चाल की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम यूज होता है, कह रहा है। ये बीच में नियम दिया है फ्रेमिंग के दाएं हाथ बाएं हाथ का नियम दिया है, स्क्रू का भी नियम दिया है। तो इसमें हम कहेंगे कि उसके बाएं हाथ के नियम से ही हम क्या करते हैं, मोटर की घूर्णनगति दिशा को ज्ञात करते हैं। यदि वो ईएमएफ की बात करता है या बैक ईएमएफ कहता है या ईएमएफ कहता है तो हम दाएं हाथ का नियम लागू होता है। इसमें उसने बोला है कि इसमें गति को चेक करना है तो गति हमें वो करते हैं बाएं हाथ के नियम के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट है, यदि किसी डीसी मोटर के सप्लाई टर्मिनलों को आपस में बदल दिया जाए तो क्या होगा। आपस में टर्मिनलों को बदल दिया जाए तो फिर कुछ भी फर्क नहीं पड़ना है। मोटर की घूर्णनगति जैसी है वो वैसे ही रहेगी। तो सी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है कि किसी डीसी मोटर की विशेषताओं में बिना किसी परिवर्तन के उसकी क्या करना है, उसकी दिशा को परिवर्तित करना है। तो दिशा परिवर्तित करनी है, कोई भी उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग तो करनी पड़ेगी हमको। इसमें विशेषता जो दिया है तो इसमें किसी भी परिवर्तन मतलब ज़्यादा परिवर्तन नहीं करना है। तो हम सबसे अच्छा मेथड होता है हमारा, हम आर्मेचर के जो कनेक्शन है उसको चेंज कर दें। आर्मेचर का जो A1 है, A1 की जगह हम A2 जोड़ दें और A2 की जो A1 को हम जोड़ देंगे तो हमारा वहाँ पर वो मोटर की जो होगी उसकी चाल चेंज हो जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट में बताए ये है, इसमें सातवें नंबर क्वेश्चन में बता रहा है कि डीसी की चलती हुई डीसी मोटर में ईएमएफ उत्प्रेरित होता है। जो चलती हुई मोटर है उसमें भी हमारा क्या होता है कि उसमें भी ईएमएफ उत्पन्न होता है, उसको बैक ईएमएफ बोलते हैं। तो वो किसके कारण उत्पन्न होता है, तो वो उत्पन्न होता है आपके धारा कम करने के लिए। जो उत्पन्न हो रहा है जो कम करने के लिए कैसे हो रहा है, क्योंकि जब हम देते हैं उसको तो उस समय मोटर जब हमारी चलती है तो उसमें बैक ईएमएफ नहीं होता है, तो उसमें धारा ज़्यादा लेता है मोटर। और जब एक बार उसमें बैक ईएमएफ बन जाए तो उसके बाद वो धारा को कम करता है। बैक ईएमएफ क्या करता है, बैक ईएमएफ का काम क्या है कि धारा को कम करना। नेक्स्ट है, स्टार्टिंग के समय किसी डीसी मोटर में विरोधी विद्युत वाहक बल का मान होता है। तो स्टार्टिंग के समय दोस्तों जब मोटर चलेगी नहीं तो बैक ईएमएफ कहाँ से बनेगा, उसमें उसका जीरो होगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि जो ईएमएफ बनता है वो मैकेनिकल एनर्जी मतलब रोटेशन के कारण बनता है। तो रोटेशन ही नहीं होगा तो बैक ईएमएफ उसमें नहीं बनेगा। तो इस समय क्या होगा, बैक ईएमएफ उसका जीरो होगा, जीरो बैक ईएमएफ रहेगा। नेक्स्ट हमारा है 9वां क्वेश्चन। तो क्या है, डीसी मोटर में बैक ईएमएफ बैक ईएमएफ की बात कर रहा है के
अनुपातिक होता है। तो जो डीसी मोटर में जो बैक ईएमएफ होता है, अब वही ऊपर वाली बात आई कि जब मोटर चल ही नहीं रही तो बैक ईएमएफ जीरो रहेगा। जब चल रही होगी तो किसके वो गति उसका मेन कारण है। तो जब गति बढ़ेगी तो उसके कारण ही क्या होगा कि उसका बैक ईएमएफ दोनों का अनुपात सेम रहेगा। जितना जितना गति बढ़ती रहेगी उतना उतना उसका अनुपात भी बढ़ते रहेगा। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है इसमें कि डीसी मोटर द्वारा स्रोत से ली जाने वाली धारा की गणना करना। तो धारा की गणना हमने करनी है तो हमें ईएमएफ का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ई बराबर होता है वी प्लस आई ए वी आई ए आर ए। आर ए है रजिस्टेंस आर्मेचर का और आई ए है रजिस्टेंस करंट आर्मेचर का, वी है। तो अब इसका फॉर्मूला यहाँ पर इसने दिए भी है यहाँ पर ये। तो अब हमको आई निकालना है तो आई यहाँ आएगा, आई बराबर हो जाएगा ई माइनस वी अपॉन आर ए। तो ये इस फॉर्मूले में यहाँ पे दिया गया है, फर्स्ट वाले में दिया है। तो फर्स्ट वाले में बैक ईएमएफ मतलब बैक मोटर के लिए है तो मोटर के लिए यहाँ पर बैक ईएमएफ लग जाता है। तो ये इसका फर्स्ट वाला इसका करेक्ट रहेगा। 10वीं का फर्स्ट वाला आंसर 10 वाला इसका फर्स्ट में जो है ए वाला करेक्ट रहेगा ये। तो ए वाला करेक्ट रहेगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है कि डीसी मोटर की घूर्णन गति ज्ञात करने के लिए सूत्र। तो डीसी मोटर की घूर्णन गति करने क्या है, तो डीसी मोटर की घूर्णन गति हम जो डीसी मोटर का जो हमारा ईएमएफ का इक्वेशन है जनरेटर का, उसी से हम घूर्णन गति भी निकाल सकते हैं। तो क्या होता है, ई बराबर होता है बैक ईएमएफ के लिए ई बराबर होता है फाई जेड एन अपॉन 60 इंटू पी अपॉन ए होता है। पी अपॉन ए होता है। यदि हम इस एन को हम निकालें तो एन निकालने के लिए क्या होगा, एन बराबर हो जाएगा हमारा अब ई भी इधर आएगा, बैक ईएमएफ ये आ गया ई बी और 60 ऊपर चले जाएगा, 60 अपॉन हो जाएगा, ये फाई नीचे चले जाएगा, फाई और जेड नीचे चले जाएगा और पी ए ऊपर आ जाएगा और पी नीचे चले जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें है क्या, अब ये तीनों, ये 60 हो गया, जेड हो गया और पी और ए ये तो कांस्टेंट है। तो बचा क्या, एन बराबर बैक ईएमएफ अपॉन फाई। तो बैक ईएमएफ अपॉन फाई बचा। तो इसको हम टोटली के कर लेते हैं, बैक ईएमएफ अपॉन के हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं। ये कांस्टेंट, ये जो वैल्यू रही ये कांस्टेंट के मान लिया हमने। अब के मान लिया तो बचा है एन बराबर बैक ईएमएफ। तो बैक ईएमएफ को हम लिखते हैं, अभी मैंने पहले आपको बताया है जो बैक ईएमएफ होता है, बैक ईएमएफ क्या होता है, बैक ईएमएफ हमारा होता है V माइनस आई ए आर ए, ठीक है। और अपॉन ये अब अपॉन में फाई बचा है तो फाई आ जाएगा और के। तो ये ई बैक ईएमएफ का हो गया। तो इसमें जो दिया है, जो अब इसने जो इसमें फार्मूला दिया है ये हमने इसकी वैल्यू निकाल लिखी है, इसकी वैल्यू है ये। तो अब n बराबर जो होगा वो ये हो जाएगा, n बराबर इसमें दिया गया है। देखो नेक्स्ट में इसमें 7वें नंबर या सी में दिया है, इसका आंसर है सी में दिया गया है। देखो n बराबर वी आई वी माइनस आई आर और अपॉन के फाई ये दिया है, ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अभी नेक्स्ट में न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में आपको इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। न्यूमेरिकल की वीडियो अलग से बनाई जाएगी, उसमें हमको इसको समझेंगे, ठीक। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। तो हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बता रहे हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है तो इसमें देखो, इसमें थोड़ी धुंधला आ गया है, इसको समझते हैं। नेक्स्ट वाला 14वां नंबर में क्वेश्चन में बता रहा है, देखो इसको समझेंगे क्या कहना चाह रहा है कि यदि एक डीसी मोटर का लोड और फ्लक्स अचर है, मतलब मोटर का लोड और उसका जो फ्लक्स बनना है वो अचर है और इसकी आर्मेचर के अक्रॉस 5% वोल्टेज तो बढ़ा दी जाती है, तो मोटर की गति क्या होगी, मोटर की गति क्या होगी। जैसे ये मेरा जनरेटर है, शंट जनरेटर है और यहाँ पर आर्मेचर है। अब इसकी हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर जो प्रतिरोध लगता है इसमें 5% का हमने वोल्टेज बढ़ा दिए, तो इंक्रीज कर दिया, मतलब इसमें इंक्रीज कर दिया है आर्मेचर में। और होता क्या है, हम कंट्रोलिंग दो टाइप से करते हैं, आर्मेचर कंट्रोल करते हैं, एक शंट कंट्रोल करते हैं। तो यदि हम इसमें कम करते, इसमें हम ये तो बढ़ा दिया, यदि हम कम करते तो हमारा ये चाल, इसकी जो हमारी मोटर की चाल होती है वो कम हो जाती। लेकिन ऐसा हमने क्या करा है, बढ़ा दिया है तो मोटर की चाल भी हमारी बढ़ जाएगी। यदि हम क्योंकि फ्लक्स और जो इसमें फ्लक्स के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आरपीएम, मतलब घूमने का
तो इसलिए ये क्या होगा कि बढ़ जाएगी, 40 की 5% चाल बढ़ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी मोटर का स्टार्टिंग प्रतिरोध सामान्य होता है। तो डीसी मोटर में जो स्टार्टिंग में सामान्य प्रतिरोध होता है वो होता है हमारा 1 से 10 ओम, 1 से 10 ओम रहता है, और आर्मेचर का 1 ओम रहता है। पूरा क्या कह रहा है तो 10 ओम रहेगा। नेक्स्ट है कि एक डीसी मोटर प्रतिरोध के बिना निर्धारित गति पर चल रही है, प्रतिरोध नहीं लगा है, निर्धारित गति से चल रही है। यदि श्रेणी में एक अतिरिक्त प्रतिरोध संयोजित कर दिया जाए तो मोटर की गति क्या होगी। देखो मोटर मेरी चल रही है, जैसे मेरा मोटर चल रहा है, मोटर चल रहा है, ये मोटर चल रहा है, इधर कोई यहाँ ये सप्लाई दिया है, इसमें कोई यदि मैं यहाँ पर प्रतिरोध लगा दूँ तो फिर इस मोटर में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर जब यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस लगा दूंगा तो मेरे को यहाँ जो वोल्टेज आ रही है ये कम मिलेगी, तो ये कम मिलेगी तो क्या होगा कि ये भी स्लो चलेगा, तो क्या हो जाएगा स्पीड भी क्या हो जाएगी हमारी वो 40 की कम हो जाएगी। ठीक है। तो ये कम इसमें दिया गया है, कम में इसमें ए नंबर में दिया है कि कम हो जाएगी, तो ये कम हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट वाला जो है ए में इसमें कम हो जाएगी, इसकी चाल कम हो जाएगी, ए वाला ये आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है कि एक रेल इंजन का दोषयुक्त उसमें मोटर है, तो आप किसका चयन करेंगे। तो रेल इंजन के लिए रेल में जो यूज होती है सीरीज मोटर होती है, तो आप जिसको डायरेक्ट सीरीज करिए। नेक्स्ट है कि डीसी सीरीज मोटर को बिना लोड लगाए स्टार्ट करने का प्रभाव होगा। जब कोई डीसी सीरीज मोटर है और सीरीज मोटर को हम बिना लोड के चलाते नहीं हैं, यदि हमने लोड के बिना ही उसको चला दिया तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बहुत हाई हो जाएगी। ठीक है। तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बहुत हाई हो जाएगी, और टॉर्क नहीं होगा उसका तीव्र। टॉर्क तब होता है जब हम टॉर्क तब कहते हैं जब वो कोई वेट को उठाता है, तो वेट उठा ही नहीं रहा है उस समय, तो वो केवल क्या होगी उसकी चाल, उसकी क्या होगी चाल हमारी उसकी थोड़ी उसकी बहुत हाई हो जाएगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है घूर्णन गति तीव्र हो जाएगी। ये क्वेश्चन था मेरा 18वें का था आपका सीरीज मोटर। जब किसी रेल इंजन को हम थोड़ी गड़बड़ हो गया, ये हमने 19वां क्वेश्चन पढ़ लिया है, 19वां क्वेश्चन पढ़ लिया। 19वां क्वेश्चन का तो ये ठीक है, तीव्र गति हो जाएगी। ठीक है। अब ये पढ़ते हैं 18वां वाला, 18वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये देखो जब कोई रेल गाड़ी पहाड़ी ढलान पर चलती है तो उसकी डीसी सीरीज मोटर कार्य करती है। तो जब कोई ट्रेन जब पहाड़ी क्षेत्र में चलेगी, डाउन में चल रही है, तो उस समय जो करेगी वो उस समय करेगी काम कैसा, एक जनरेटर की तरह, सीरीज जनरेटर, क्योंकि वो मैकेनिकल एनर्जी उसको मिल रही है, ऑलरेडी वो घूम रहा है। ठीक है। 19वां क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, क्या होगा कि उसकी तीव्रता तेज हो जाएगी। कोई मोटर हम बिना लोड के सीरीज मोटर को चला दें तो उसकी स्पीड बहुत हाई हो जाएगी। ठीक है। आपको एक दोषयुक्त मोटर, 20वां क्वेश्चन है, आपको एक दोषपूर्ण मोटर बदलना है जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए यूज़ होता है, मतलब ट्रैक्शन कार्य के लिए यूज़ होता है। ट्रैक्शन कार्य के लिए हमारी एक ही मोटर होती है, वो होती है सीरीज मोटर। बस हमको इस सीरीज मोटर के एप्लीकेशन को याद करना है और ये हो जाएगा। ठीक है। कहीं पर भी जो ट्रैक्शन कार्य होगा तो वहाँ पर सीरीज मोटर ही यूज होती है अधिकतर। ठीक है। नेक्स्ट है 21वां क्वेश्चन कि लिफ्ट में कौन सी मोटर वरीयता दोगे। आप लिफ्ट में जब मोटर को लगाओगे तो कौन सी मोटर को लगाएंगे। लिफ्ट में भी हम सीरीज मोटर लगाते हैं क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई होता है। जब मोटर जैसे आप लिफ्ट रुकती है तो उसमें लोग बैठते हैं, लोग बैठेंगे तो उसको बहुत वेटेड होगा, तो स्टार्ट करने के लिए जो सीरीज मोटर होगा स्टार्टिंग टार्क बहुत हाई होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं उसको सीरीज मोटर का ही यूज करते हैं लिफ्ट के लिए। 22वां क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर, ये अभी बता रहा हूँ मैं आपको, सीरीज मोटर ही होती है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन कार्य के लिए भी हमारी सीरीज मोटर ही यूज हम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर जाएं, इसको आपको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक शंट मोटर निर्धारित उत्तेजना पर एक स्थिर बलागुण प्रदान करता है, तो फील्ड धारा आधी करने पर मोटर की गति। अब फील्ड की धारा कह रहा है मोटर की, जैसे ये मेरा मोटर है,
मोटर है, ये इसका आर्मेचर है और ये इसका फील्ड है। यदि अब हो क्या रहा है, कह रहा है कि यदि मैं जो फील्ड में जो धारा आ रही थी यहाँ पर, इस फील्ड के लिए जो यहाँ धारा आ रही थी, इसको मैंने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, 1/आधा कर दिया, मतलब ये आधा कर दिया। अब होता क्या है, जब मोटर को हम कंट्रोल करते हैं दो तरफ से करते हैं, एक तो फील्ड कंट्रोल करते हैं और एक आर्मेचर। जब हम आर्मेचर कंट्रोल करते हैं उसमें मोटर की चाल कम होती है, और जब फील्ड कंट्रोल करते हैं उसमें हमारी मोटर की चाल बढ़ती है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि मोटर की हम क्या कर रहे हैं, इस फील्ड को ही कंट्रोल कर रहे हैं। तो फील्ड को कंट्रोल कर रहे हैं तो बढ़ेगा। अब जब हमने आधा गुना जब उसमें करंट कम किया है तो क्या करा, दुगना वो स्पीड से वो बढ़ेगा। तो इसका सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्या होगा कि दुगनी स्पीड से ये मोटर हमारी बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इसका। ये नेक्स्ट है फिर 25वां नंबर का। यदि एक शंट मोटर की सप्लाई वोल्टेज 20% तक बढ़ जाती है तब निम्न में से किसका मान घट जाएगा। तो निम्न में से किसका मान घट जाएगा कह रहा है, जैसे हम वोल्टेज, अब जब हमने वोल्टेज बढ़ा दिया, अब फुल वोल्टेज उसको 200 मान लेते हैं, 20% सप्लाई वोल्टेज बढ़ा दी है। 20% सप्लाई वोल्टेज का मान लेते हैं हम, जैसे 200 थी तो हमने 20% बढ़ा दी, तो 200 का 20% हो गया आपका 40 वोल्ट, तो 240 पे चल रही है। तो क्या हो जाएगा, तो उस समय क्या हो जाएगा, जो जितने वो फुल लोड पर चलती होगी उससे भी ज़्यादा स्पीड पर वो चलेगी। तो फुल लोड गति का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा उसका मान। ठीक है, फुल लोड गति का मान इसमें बढ़ जाएगा। निम्न में से किसका मान घट जाएगा कह रहा है, फुल लोड का घट जाएगा। क्यों, फुल लोड हुआ और ज़्यादा पर वो फुल लोड लेगी। ठीक है, इसका मतलब वो घट जाएगा, मतलब जो पहले था वो मान घट गया है। जैसे 20% वोल्टेज पे कम पे चल रही थी, उसमें उसका मान जो था, अब वो उसका मान तो वोल्टेज तो बढ़ा, लेकिन जो लोड उस समय फुल लोड जैसे वो 10 ही उठा रही थी, उससे अब वो बढ़ गया, तो ये मान इसका घट जाएगा। मतलब वो बड़ा है तो उसको हम बोलेंगे कि ये मान घट गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट है 26वां, कि डीसी शंट मोटर का प्रयोग नीचे लिखे अनुप्रयोगों में किसके लिए होता है। तो शंट जनरेटर का जो हम उपयोग करते हैं वो हमारा होता है, शंट जनरेटर का होता है यहाँ पर नेक्स्ट में इसमें दिया है कि मशीन उपकरण की ड्राइव के लिए। हाँ, मशीन उपकरण की ड्राइव के लिए करेक्ट होता है। क्यों, क्योंकि इसमें शंट हम इसको कंट्रोलिंग कर लेते हैं, आर्मेचर से भी कंट्रोल कर लेते हैं और फील्ड से भी कंट्रोल कर लेते हैं। तो इसलिए हम शंट मोटर का ही यूज़ हम यहाँ पर करते हैं ड्राइव के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है 27वां, कि डीसी शंट मोटर का लोड बढ़ाने से उसकी घूर्णन गति। अब लोड बढ़ा दिया हमने तो उसकी घूर्णन गति क्या होगी, कोई भी मोटर है उसकी जब घूर्णन, वैसे कांस्टेंट मोटर होती है, कांस्टेंट स्पीड मोटर होती है, कांस्टेंट लोड मोटर बोलते हैं इसको। तो कांस्टेंट लोड तो होती है, लेकिन हम लोड बढ़ाएंगे तो कुछ ना कुछ तो घटेगा, तो कुछ ये घट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 28वां, कि 28वां क्वेश्चन में दे रहा है किस प्रकार की डीसी मोटर एलिवेटर के लिए प्रयोग होती है। एलिवेटर जो हम कहीं पर जाते हैं, जैसे मॉल में भी जाते हैं तो सीढ़ियाँ हमें लेके जाती हैं ऊपर को, उसको एलिवेटर बोलते हैं, उसका नाम बोलते हैं एलिवेटर। तो उसमें कौन सी लगाई जाती है, उसमें लगाई जाती है हमारी डीसी कंपाउंड कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर मोटर लगाया जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें सीरीज के गुण भी होते हैं और शंट जो होती है वो कांस्टेंट स्पीड में चलती है, और जो सीरीज होती है वो इसका स्टार्टिंग टॉर्क हाई रहता है। तो जब हम बहुत सारे लोग जैसे उसमें कभी कभी खाली भी चलती है तो खाली चलेगी, तो फिर यदि डीसी मोटर खाली हम सीरीज मोटर लगा दें तो खाली चलेगी तो फूक जाएगी, क्योंकि बिना लोड के तो फूक जाती है मोटर हमारी डीसी। तो शंट वाली क्या होती है, वो बिना लोड के भी चलती है, लेकिन जैसी लोड देते तो कुछ घट जाती है। तो उन दोनों को बढ़ाने के लिए उसका कंपेरिजन पूरा ये हमारा ये जो कम्युनिटी है ये बिल्कुल बढ़िया ढंग से वर्क करता है इस समय। ठीक है, 29वां देखते हैं कि कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर में लोड बढ़ाने से कोई भी मोटर होगा उसका लोड बढ़ाने से क्या होता है कि वो उसका कुछ ना कुछ वो घट ही जाता है, तो उसकी घूर्णन गति क्या होगी, घट जाएगी। कोई भी मोटर है लोड बढ़ने पर घूर्णन गति उसकी घट ही जाती है। 29वां हो गया। अब 30वां देखते हैं। 30वां क्वेश्चन है इसमें डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर में लोड विशेषता
के समान होती है। तो गति लोड विशेषता के समान होती है, तो डिफरेंशियल कंपाउंड है तो डिफरेंशियल के समान होगी। अब इसमें दिया है सीरीज शंट कम्युलेटिव कंपाउंड और इनमें से कोई नहीं, तो ये इसका डी वाला सही रहेगा कि इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ठीक है, आज मैं इतना ही बताता हूँ, फिर नेक्स्ट में फिर से मैं लेके आऊँगा 30 क्वेश्चन, इसके और बचे हुए हैं 31 से लेकर 60 तक, तो फिर उनको हम सॉल्व करेंगे। ओके, धन्यवाद।